हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल समझ रहे हैं। अब मैं स्लिप रिकवरी मेथड जो है, जिसकी लास्ट मेथड वोल्टेज इंजेक्शन मेथड, उसके एंड पर आ गई हूँ बेटा। और बस इसके बाद मैं ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर स्टार्ट करूँगी। पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियोस समझ लीजिए 2 हफ्ते से मेरे वीडियोस बिल्कुल भी रेगुलर नहीं आ रहे थे। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर कुछ प्रॉब्लम्स में मैं स्टक हो गई थी, उस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। पर मैं सारे इलेक्ट्रिकल, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी कहा था, मैं सारे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी और मुझे ये काम करना ही है, मेरी जिद है इसकी। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं रोटर साइड से तो क्या होता है, आज ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू द फेजर डायग्राम बेटा। और सीक्वेंस में एक एक इवेंट क्या होता है वो फ्लो डायग्राम में मैं समझाऊंगी। हो सकता है आपको यहाँ पर बोर्ड पर बहुत क्लमजी टेक्स्ट दिख रहा होगा, नरेशन दिख रहा होगा। आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर दिख जाएंगी, नो इशू। और अगर लैपटॉप पे आप देखते हैं तो आपको पूरे हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी। और इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा, मैं सॉर्ट आउट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है पर फेज का, वो ये वाला होता है। और ये उन हालातों का है जब हम कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इंसर्ट नहीं कर रहे हैं और ना कोई वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो सर्किट है पर फेज का, इसके ऊपर अगर मैं केवीएल लिखूं तो वो SE2, क्योंकि प्लस साइन इधर है माइनस इधर है। और प्लस इधर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जहां से करंट एंटर करता है सोर्स साइड से वो प्लस साइड ही होती है। तो प्लस से करंट सर्किट में एंटर कर रहा है। I2 की वजह से I2R2 ड्रॉप हो रहा है और SX2 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है I2SX2। और नेचुरली ये जो होगा वो R2 I2 के 90 डिग्री पर होगा ये वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि प्योर इंडक्टेंस में जो वोल्टेज डेवलप होता है वो उसमें से बहने वाले करंट के ठीक 90 डिग्री एंगल पर होता है। ठीक है, वो सब तो बेसिक है। पर अब एक ये वोल्टेज है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, तो ये सोर्स है और ये दोनों ड्रॉप है। तो SE2 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस JSX2। और SX2 स्लिप बदलने से इसकी वैल्यू बदलती है, इसलिए वेरिएबल मैंने लगाया है। ऐसा लास्ट टाइम भी और इक्विवेलेंट सर्किट जब 3 फेज इंडक्शन मोटर का करवा रही थी तब भी। अब R2 प्लस JSX2 को मैं I2Z2 बोल सकती हूँ। तो बेसिक आपकी ये इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज की रोटर की, जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इंजेक्शन ऑफ वोल्टेज नहीं, तब ये केवीएल इक्वेशन है। अब मुझे समझाना है कि अगर हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, वोल्टेज इंजेक्शन के मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो SE2 के साथ सेम फेज में आप इंजेक्ट करिए या SE2 के साथ आप अपोजिट फेज में इंजेक्ट करिए। तो चलिए ये दोनों टर्मिनल स्लिप रिंग के थ्रू मेरे पास अवेलेबल है बाहर, मतलब ये हिस्सा रोटेटरी और इधर से स्लिप रिंग के इस तरफ वाला हिस्सा पूरा स्टेशनरी है। तो यहाँ पर मैं एक EJ वोल्टेज इंजेक्ट करूंगी और वो EJ वोल्टेज जो होगा उसका प्लस ऊपर हो सकता है या माइनस नीचे हो सकता है, ये डिस्कशन भी मैंने किया था। तो मुझे एक बार प्लस ऊपर रखकर देखना है और एक बार मुझे माइनस नीचे रखकर देखना है। ऐसी केस में मैं ऐसे हालात में जब EJ का एक बार प्लस मुझे ऊपर लेना है और बाकी टाइम मुझे प्लस नीचे लेना है, तो मैं EJ को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर रखकर 3 केसेस डिस्कस करूंगी। पहला मेरा EJ होगा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद E2। ये E2 है, E2 का ही S टाइम्स SE2 रोटर के अक्रॉस डेवलप होता है बेटा। रोटर के अक्रॉस पर फेज वाइंडिंग में इंड्यूस होने वाला EMF S टाइम्स ऑफ E2 होता है। तो अगर मैं कहूं कि EJ को मैं SE2 के साथ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रख रही हूँ, मतलब EJ को मैं E2 के साथ भी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रख रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट केस ये है कि EJ एट द रेट 180 डिग्री टू E2, मतलब EJ और E2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मतलब नेचुरली मुझे यहाँ पर करंट का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मुझे कुछ अपोजिट डायरेक्शन का मिलेगा बेटा। मतलब या ये कहना चाहिए करंट भी नहीं, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं केवीएल इक्वेशन EJ को इंक्लूड करके, अब यहाँ की केवीएल इक्वेशन जो हो जाएगी वो SE2 प्लस EJ अगर सेम फेज में है तो इज इक्वल टू I2Z2 ऐसा हो जाएगा। और ये दोनों अगर सेम फेज में है तो एडिशन हो जाएगा, और अपोजिट फेज में होंगे तो मैं इसको माइनस साइन के साथ लूंगी। तो फिलहाल मेरा ये
वाला जो केस की मैं बात कर रही हूँ कि ईजे को मैं 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रखी E2 के, मतलब ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट केस में डिस्कस करूंगी, ईजे को मैं 0 डिग्री पर रखूंगी E2 के साथ, मतलब सेम फेज में रखूंगी, तो ये मेरा प्लस साइन हो जाएगा। पर ये ईजे कैसा होगा, लेस देन I2Z2, मतलब कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, ईजे की वैल्यू जो होगी वो I2Z2 से छोटी होगी। यहाँ लिखा हुआ है ईजे की वैल्यू जो होगी वो I2Z2 से छोटी होगी। मतलब फर्स्ट केस ये डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं बोल रही हूँ, जब मैं ईजे का आउट ऑफ फेज रख रही हूँ E2 के, तो यहाँ मैं I2Z2 के रिस्पेक्ट में ईजे की कोई वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ पर केस 2 में जब मैं कह रही हूँ ईजे को मैं 0 डिग्री फेज डिफरेंस पर रख रही हूँ E2 से, मतलब दोनों सेम फेज में हैं, दोनों सेम फेज में रहेंगे तो दोनों के बीच का साइन प्लस साइन हो जाएगा और मेरी केवीएल इक्वेशन ऐसी दिखेगी। पर इसके साथ साथ एक और कंडीशन मैं फुलफिल कर रही हूँ कि ईजे के मैग्नीट्यूड को मैं I2Z2 से छोटा रख रही हूँ। क्या स्पेशल होता है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक और केस डिस्कस कर रही हूँ, जब मैं ईजे को एट द रेट ऑफ 0 डिग्री ही रख रही हूँ E2 के साथ, मतलब सेम फेज में ही रख रही हूँ, पर हालात ये है कि ईजे की वैल्यू I2Z2 से बड़ी होगी। और ये सब करके जो मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि ईजे को या तो हम सेम फेज में रखे E2 के साथ या E2 के साथ या आउट ऑफ फेज रखे, आपको स्पीड रेगुलेशन जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का मिलेगा ईजे की अलग अलग वैल्यूज को रखने पर, वो आपको सब सिंक्रोनस भी मिलेगा, मतलब बिलो सिंक्रोनस स्पीड भी मिलेगा और सुपर सिंक्रोनस भी मिलेगा। और इन सब की मदद से मैं यही समझाने वाली हूँ, या 3 केसेस की मदद से मैं यही समझाने वाली हूँ कि आपको सब सिंक्रोनस और सुपर सिंक्रोनस स्पीड्स कैसे मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो बताई थी उसको मैं रिवाइज कर रही हूँ, पर लिख के रिवाइज कर रही हूँ बेटा। हमने क्या एज्यूम किया था कि लोड टॉर्क हमारा कांस्टेंट है, मतलब हम इंडक्शन मोटर पर कोई लोड बदल नहीं रहे, सेम लोड के लिए हम इंडक्शन मोटर को सब सिंक्रोनस से सुपर सिंक्रोनस स्पीड तक वैरी करेंगे। पर फेज डेवलप टॉर्क, अब हर फेज में टॉर्क डेवलप होता है तो पर फेज की पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा एस से टॉर्क डेवलप होता है। और अभी एक बच्चे ने मेरे से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है लास्ट टू लास्ट वीक कि अगर इंडक्शन मोटर के रोटर में स्टार कनेक्शन की जगह डेल्टा कनेक्शन हम कर दे तो क्या होगा, और यहीं पर उसका आंसर है बेटा। तो मैं आपको वो वीडियो नेक्स्ट कंटेंट डिलीवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी मैं बता दूं कि पर फेज का पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा एस जो होगा, ये पर फेज का टॉर्क होगा इंडक्शन मोटर में। तो पर फेज का टॉर्क पावर कितनी होगी पर फेज की, E2 I2 cos θ2 और ओमेगा एस ऐसे ही रखा। अब बेटा E2 जो है वो सप्लाई पर डिपेंड करता है, तो E2 हमेशा सप्लाई पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए E2 कांस्टेंट है तब तक जब तक सेम सप्लाई है। साथ में ओमेगा एस भी कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो 120F/P कांस्टेंट हो गया, तो ये भी कांस्टेंट। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि E2 कांस्टेंट ओमेगा एस कांस्टेंट, मतलब टाउ डी किस पर डिपेंडेंट है, टोटल I2 cos θ पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब जो मैंने आपको ऑपरेटिंग स्पीड बताई थी लास्ट वीडियो में, आप देखिएगा मैंने स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी और लोड टॉर्क ड्रॉ किया था। लोड टॉर्क और स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट पर डेवलप टॉर्क हमेशा किसके बराबर होता है, लोड टॉर्क के बराबर होता है। यही बैलेंस कंडीशन है बेटा, और इंडक्शन मोटर नॉर्मली ऐसे ही ऑपरेट करेगी, ऐसे तो नहीं ऑपरेट कर सकती ना कि डेवलप टॉर्क ज़्यादा है और जो लोड टॉर्क है वो कम है, तो एक्सेलरेशन बना रहेगा तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी इंडक्शन मोटर की। बैलेंस तो आना चाहिए। या फिर लोड टॉर्क ज़्यादा है और डेवलप टॉर्क कम है, तो उस केस में क्या होगा, रिटार्डेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर से मैं समझा दूं, अगर डेवलप टॉर्क ज़्यादा होगा लोड टॉर्क से तो एक्सेलरेशन होगा, और डेवलप टॉर्क लोड टॉर्क से कम होगा तो मोटर में रिटार्डेशन। तो क्या कोई मोटर ऐसे ऑपरेट कर सकती है कि स्पीड बढ़ती जा रही, कहीं स्टेबली ऑपरेट नहीं हो रही है, स्पीड कम होती जा रही, तो हम ऐसे मशीन को यूज ही क्यों करेंगे किसी लोड को घुमाने के लिए। हमें तो स्टेबल ऑपरेशन ही चाहिए। तो स्टेबल ऑपरेशन कहाँ पर मिलता है, जहां पर लोड टॉर्क और डेवलप टॉर्क एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अब डेवलप टॉर्क अभी मैंने समझा कि E2/ओमेगा/s जो है ये कांस्टेंट होता है, मतलब डेवलप टॉर्क टोटली किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, I2 cos θ2 के। और अब जब मैं कह रही हूँ कि लोड टॉर्क मेरा कांस्टेंट है, मतलब I2 cos θ2 को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा सेम लोड के लिए, चाहे आप EJ कुछ भी इंजेक्ट कर दो।
मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन पर टी और टी एल एक दूसरे के बराबर है तो टी डी जो है, जो कि पूरी तरह से आई टू कॉस थीटा के वेरिएशन पर निर्भर कर रहा है, तो अब यहाँ पे आई टू कॉस थीटा को भी कांस्टेंट ही रहेगा। मोटर ऑटोमेटिक उसको कांस्टेंट रखेगी। मोटर ऑटोमेटेड अपने ऑपरेशन को ऐसे मैनेज करेगी कि आई टू कॉस थीटा 2 कांस्टेंट ही रहेगा। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोड कांस्टेंट है। अब केस 1 ले रही हूं बेटा मैं। चलिए पहले केस 1 से पहले मैं आपको ये फेजर डायग्राम, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये मेरा E2 हो गया, उससे लैगिंग करता हुआ I2 है, और I2 हमेशा E2 को लैग ही करेगा क्योंकि ये सर्किट लैगिंग पावर फैक्टर वाला है, ये इंडक्टिव सर्किट है, तो θ2 जो होगा वो लैग करेगा, I2 उससे पीछे होगा। I2 की ही डायरेक्शन में मैं I2 R2 ड्रॉ करूंगी और I2 से 90 डिग्री पर मैं I2 SX2 ड्रॉ कर दूंगी, मतलब ये वाला ड्रॉ कर दूंगी। अब जहां पे ये टिप टच होगी, ये पूरा मेरे लिए क्या हो जाएगा, SE2 इज इक्वल टू I2Z2, ये हो जाएगा मेरे लिए SE2 इक्वल टू कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। अब आप देखेंगे कि मैंने फेजर डायग्राम दो पैरेलल लाइंस के बीच और ये डैश डैश वाली पैरेलल लाइन बनाई, ये क्या है बेटा, तो मैं यही समझाना चाहती हूँ कि ये I2 है और I2 cos थीटा 2 मतलब कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगी I2 cos थीटा 2 की। ये लंबाई किसकी है, I2 cos थीटा 2 की, और मैं कह रही हूँ I2 cos थीटा 2 कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये हर केस में चाहे ये वाली केस हो, ये केस हो, ये केस हो, I2 cos थीटा, I2 की वैल्यू कुछ भी बदल जाए, cos थीटा 2 की वैल्यू कुछ भी बदल जाए, पर दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इतनी ही लंबाई का होगा हमेशा। इसलिए मैंने डैश डैश करके I2 cos थीटा 2 की लाइन को फिक्स कर दिया है। साथ में E2 भी कांस्टेंट है, वो भी नहीं बदल रहा है, किस पर निर्भर करता है, सप्लाई पर, वो उसे भी नहीं बदल सकती, तो मैंने ये E2 की भी लाइन सेव कर दी, मतलब E2 मेरा हमेशा इतना ही रहेगा, E2 नहीं बदलेगा, E2 इतना ही रहेगा। तो इस तरीके से मैंने फिक्स कर दिया मेरा रेफरेंस ओरिजिन जहां है वो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन, ये ओरिजिन। E2 को भी फिक्स कर दिया, I2 cos थीटा को फिक्स किया, I2 को नहीं फिक्स किया बेटा, तो I2 cos थीटा की लंबाई जो है ये वाली, इसे मुझे फिक्स कर देना पड़ा क्योंकि लोड टॉर्क जो है वो कांस्टेंट, लोड की रिक्वायरमेंट टॉर्क की कांस्टेंट है, और ये तभी कांस्टेंट रिक्वायरमेंट को ये इंडक्शन मोटर फुलफिल कर सकती है जब I2 cos थीटा 2 कांस्टेंट रहेगा पूरे टाइम, चाहे आप कुछ भी वेरिएशन करो। क्या वेरिएशन कर रहे हैं, ईजे की अलग अलग वैल्यूज को इंजेक्ट कर रहे हैं हम। चलिए अब सबसे पहले मैं केस 1 ले लेती हूँ। ईजे को मैं इंजेक्ट कर रही हूँ 180 डिग्री टू E2 से, E2 से 180 डिग्री पीच 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर मैं ईजे को इंजेक्ट कर रही हूँ, मतलब SE2 से भी ईजे 180 डिग्री फेज डिफरेंस पर रहेगा, मतलब SE2 माइनस EJ, ऐसी मेरी KVL इक्वेशन बन जाएगी जब मैं 180 डिग्री पर EJ को इंजेक्ट करूंगी, और जब EJ को 180 डिग्री पे इंजेक्ट करूंगी तो यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। ये सारे डिस्कशंस लास्ट वीडियो में हो चुके हैं कि यहाँ प्लस क्या इंडिकेट करता है। अब जैसे ही मैंने चेंजेस किए इस सर्किट में, क्या होगा, स्पीड और स्लिप बदलेगी, पर क्या एकदम से बदल पाएगी क्या स्पीड इंडक्शन मोटर की या स्लिप इंडक्शन मोटर की, नहीं बेटा। रोटर के इनर्शिया की वजह से स्पीड और स्लिप को, मतलब स्पीड बदलेगी तो स्लिप बदल रही, स्पीड को बदलने में टाइम लगेगा। तो स्पॉन्टेनियसली क्या चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और वोल्टेज बहुत जल्दी से चेंज हो सकते हैं, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली क्या चेंज होगा, करंट चेंज होगा बेटा, और करंट की वैल्यू कितनी होगी, SE2 माइनस EJ अपॉन Z2, ये रोटर करंट रिड्यूस हो जाएगा, और लगभग मैं अभी इसको कोई वैल्यू नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट आपको इंडिकेट करके बता रही हूँ कि करंट, रोटर करंट आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये रोटर करंट जैसे ही रिड्यूस हो जाएगा तो रोटर करंट I2 पर क्या डिपेंड करता है, टॉर्क डेवलप डिपेंड करता है, तो करंट रिड्यूस हुआ तो क्या होगा, टाउ डी भी रिड्यूस हो जाएगा। टाउ डी रिड्यूस हुआ मतलब लोड टॉर्क और वो दोनों अभी नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट पे काम कर रहे थे। ये सब मैं तब डिस्कस कर रही हूँ जब मोटर मेरी किस पे काम कर रही थी, नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड पर या नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट पर, और नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट पर स्पीड कितनी थी,
एन आर नॉर्मल ऐसे में इंडिकेट करी। तो जब ईजे इक्वल टू 0 था तो स्पीड कितनी थी, नॉर्मल थी, एन आर नॉर्मल थी। पावर फैक्टर कितना था, cos थीटा 2। केवीएल इक्वेशन क्या थी ये। अब मैंने क्या किया, ईजे को इंजेक्ट कर दिया 180 डिग्री फेज आउट ऑफ ई2 से, तो ये कॉन्सिक्वेंटली चेंजेस हुए। टाउ डी कम हुआ, टाउ डी कम होते से ही वो टाउ एल से कम हो गया। और मैंने आपको बताया है कि मोटर में, इंडक्शन मोटर में एक्सेलरेशन या डिक्सेलरेशन या रिटार्डेशन तब डेवलप होता है जब इन दोनों में डिफरेंस होता है, टाउ डी माइनस टाउ एल। टाउ डी छोटा हो गया, टाउ एल बड़ा है ही मतलब कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव। मतलब ये क्या क्रिएट करेगा, रिटार्डेशन। मतलब क्या करेगा, स्पीड को कम करेगा, एन आर नॉर्मल से रिड्यूस कर देगा। एन आर नॉर्मल रिड्यूसेस, ऐसा मैंने लिखा है। स्पीड कम हुई तो स्लिप बढ़ेगी। कितनी बढ़ के हो गई, एस से एस डैश माना की। जैसे ही स्लिप बढ़ी तो एस ई टू की वैल्यू कितनी हो गई, एस डैश ई टू। एस डैश ई टू मतलब स्लिप बढ़ी तो एस डैश ई टू भी बढ़ गया। पहले एस ई टू था, एस ई टू बढ़ के कितना हो गया, एस डैश ई टू हो चुका है। एस डैश ई टू हो गया तो अब जब ये वाली क्वांटिटी में ये एस डैश ई टू हो चुका है, ये करंट है, तो एस डैश ई टू बढ़ते से ही आई टू करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो वही लिखा, रोटर करंट इंक्रीजेस। रोटर करंट जैसे ही इंक्रीज होगा टाउ डी भी इंक्रीज होगा। कब तक, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि टाउ डी टाउ एल के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही टाउ डी टाउ एल के बराबर हो गया, मतलब बैलेंस ऑपरेटिंग पॉइंट आ गया, तो सब कुछ चेंज होना बंद हो गया। तो न्यू ऑपरेटिंग पॉइंट मिल गया। कहाँ पे मिला, स्पीड रिड्यूस हुई थी बेटा। मतलब अब जो नॉर्मल स्पीड और नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट पे स्पीड मिल रही है उसे मैं एनआर कह रही हूँ, और वो छोटी है इस नॉर्मल ऑपरेटिंग, इस एनआर एन से छोटी होगी स्पीड इस केस में। ठीक है, कितनी हो गई करंट की वैल्यू, अब इस स्पीड पर करंट की वैल्यू कितनी हो गई, आई टू डैश इक्वल टू एस डैश ई टू माइनस ई जे अपॉन जेड टू डैश। मैं जेड टू डैश क्यों बोल रही हूँ बेटा, वो इसलिए कि यहां पर देखो, इसलिए बोल रही हूं क्योंकि Z2 क्या होता है, R2 प्लस एस एक्स टू। तो S की भी वैल्यू चेंज हो गई, तो R2 प्लस जे एस डैश एक्स टू, ऐसी वैल्यू Z2 की हो चुकी है। दिस इज Z2। तो S बदलने से S डैश एक्स टू भी चेंज हो गया, तो Z2 भी बदल के किस पे चला गया, Z2 डैश पे। इसलिए मैं इसको Z2 डैश से शो करी और ये I2 डैश है। चलिए अब ये सारी चीजों को मैं फेजर डायग्राम पर समझाती हूँ। मेरा E2 कांस्टेंट, I2 cos थीटा 2 कांस्टेंट है, पर वो कहाँ है मालूम है, पर I2 कहाँ है मुझे नहीं मालूम। I2 अभी मैंने कहा क्या होगा, रिड्यूस हुआ था पहले, फिर बढ़ गया। तो I2 फाइनली जब हमारा बढ़ गया है, रोटर करंट इंक्रीज हो गया, तो रोटर करंट इंक्रीज हो गया मतलब अगर ये लंबाई थी तो I2 को बड़े होने के लिए इस तरफ ही आना पड़ेगा। मतलब I2 डैश नया वाला, ये वाला I2 डैश आपका ऐसा होगा, मतलब थीटा 2 से ज्यादा एंगल थीटा 2 डैश पर I2 डैश E2 के साथ होगा, मतलब E2 से ज्यादा दूर हो जाएगा, ताकि I2 डैश की बड़ी लंबाई इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में सेट हो। ये मशीन नहीं समझ रही, मशीन तो सिर्फ ये समझ रही है कि मुझे ये कांस्टेंट रखना है। मैथमेटिकली उसको ग्राफिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो I2 डैश का बड़ा होना मतलब यहां से ज्यादा दूर हो जाना है, और ज्यादा दूर हो जाना मतलब थीटा 2 से बड़ा एंगल होगा थीटा 2 डैश, और I2 डैश E2 से ज्यादा दूर हो जाएगा। पर I2 डैश cos थीटा 2 डैश सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे मैं कहूँ I2 cos थीटा 2 पहले वाला था, केस 2 में ये हो गया I2 डैश cos थीटा 2 डैश, ये दोनों इक्वल रहेंगे टू कीप लोड कांस्टेंट। टू कीप लोड कांस्टेंट नहीं, लोड की रिक्वायरमेंट सेम है तो मशीन ऐसे ही काम करेगी। ठीक है, क्या हुआ, एंगल बढ़ गया करंट का, वोल्टेज से ज्यादा दूर चला गया, मतलब पावर फैक्टर cos थीटा 2 डैश पुअर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू cos थीटा 2। I2 बढ़ा तो पावर फैक्टर को कम होना पड़ा ताकि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, और वो दिख ही रहा है बेटा। स्पीड क्या हो गई, कम हुई, और I2 Z2 केवीएल इक्वेशन क्या हो गई, I2 Z2 S डैश I2 डैश Z2 डैश
इक्वल टू एस डैश ई टू माइनस ई जे, ये आपकी केवीएल इक्वेशन हो जाएगी बेटा। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस पर्टिकुलर ये दो को मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी बेटा, सेम फ्लो डायग्राम से। अभी आप इसी का मनन करिएगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि रोटर सर्किट क्या है, पर फेस का R2 अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना भी लगाते तो यहाँ शॉर्ट मिलता है। लास्ट वीडियो मैंने बताया उस शॉर्ट को हटा के या स्लिप रिंग के थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस न लगा के हम एक वोल्टेज भी इंजेक्ट कर सकते हैं। वो वोल्टेज आपका प्लस ईजे भी इंजेक्ट हो सकता है या माइनस ईजे भी इंजेक्ट हो सकता है, मतलब इन फेज विथ E2 भी हो सकता है, आउट ऑफ फेज विथ E2 भी हो सकता है। ठीक है, लोड को हमने कांस्टेंट एज्यूम किया। कांस्टेंट एज्यूम करने के लिए हमें समझ में आया कि I2 cos थीटा 2 को कांस्टेंट, I2 cos थीटा 2 कांस्टेंट ही रहेगा जब तक कि लोड कांस्टेंट है। फिर मैंने एक केस 1 डिस्कस की जिसमें मैंने क्या किया, E2 के अगेंस्ट EJ को 180 डिग्री आउट ऑफ फेस रखा। EJ का मैग्नीट्यूड आई एम नॉट केयरिंग हियर अबाउट द EJ's मैग्नीट्यूड, पर हाँ EJ को मैंने 180 डिग्री अपोजिट टू E2 रखा। पर इससे मैंने ये देखा कि EJ इंजेक्टेड 180 डिग्री आउट ऑफ टू E2, तो ये समझ में आया कि जब ये बदलाव होगा तो तुरंत स्पीड और स्लिप में बदलाव नहीं आएगा, पर करंट में तुरंत बदलाव आएगा। करंट कम हुआ तो टॉर्क कम हुआ, टॉर्क कम हुआ तो लोड टॉर्क से डेवलप टॉर्क कम हो गया तो रिटार्डेशन आ गया, रिटार्डेशन आया मतलब स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हुई मतलब स्लिप बढ़ गई, स्लिप बढ़ी मतलब SE2 क्वांटिटी S डैश E2 होके बढ़ जाएगी। S डैश E2 बढ़ा तो रोटर करंट, ये बढ़ा तो रोटर करंट बढ़ेगा, रोटर करंट बढ़ा तो फिर टॉर्क ने बढ़ना शुरू किया। टॉर्क कब तक बढ़ेगा, जब तक कि टाउ डी इज इक्वल टू टाउ एल नहीं हो जाता, मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूस होती रहेगी। जैसे ही वो हो गए टाउ डी इक्वल टू टाउ एल हो गया तो स्पीड कितनी हो गई, पहले से कम है, नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड थी NRN, अब मोटर रोटेट हो रही है NR पर जो कि छोटी है इससे। अब नया करंट I2 डैश होगा जो कि कितना होगा S डैश E2 माइनस EJ अपॉन Z2 डैश, और सारी क्वांटिटीज को यहाँ पर शो किया। ये I2 डैश R2 है, ये परपेंडिकुलर J S डैश X2 I2 डैश है, तो ये वाली क्वांटिटी आपको मिलेगी I2 डैश Z2 डैश जो कि किसके बराबर है, S डैश E2 माइनस EJ के बराबर है। ये वाला I2 डैश Z2 डैश इक्वल टू S डैश E2 माइनस EJ इंजेक्टेड वोल्टेज ऐसा है। उम्मीद है आपको 2 बार मैंने अभी सेम चीज़ समझाई, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए बेटा। थैंक यू।